आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास भाषा विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स हैं। संज्ञा पर पुरानी रिसर्च है और हमारे व्याकरण के नोट्स का पूरा स्टैक है। हमारा मिशन है उस सिस्टम को डिकोड करना जिसे हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। और ये सिर्फ कोई स्कूल का नियम नहीं है हाँ, मैं भी यही कहने वाली कि थी। हमारी पूरी वास्तविकता को व्यवस्थित करने का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम उन नोट्स पर नजर डालें तो संज्ञा की मूल परिभाषा बड़ी सरल है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, जैसे लड़का, शेर, साइकिल या फिर पार्क। राइट। लेकिन अगर इसे थोड़ा कॉग्निटिव नजरिए से देखें तो ये सिर्फ नामकरण नहीं है। ये इंसान की वो क्षमता है जिससे वो इस अनंत और बिखरी हुई दुनिया को छोटे छोटे, आसानी से प्रोसेस होने वाले डेटा पैकेट्स में बदल देता है। सच में, मतलब भौतिक चीजों पर ये बारकोड लगाना तो बड़ा लॉजिकल लगता है। जैसे हमने एक खरगोश को देखा या एक जूता देखा तो उसकी एक बाउंड्री है, उसे एक नाम दे दिया। बिल्कुल, वो मूर्त चीजें हैं। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। हम उन चीजों पर लेबल कैसे लगाते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। मेरा मतलब है बचपन या सुंदरता जैसी अमूर्त चीजों को कैसे पैक किया जाए। इन्हें तो हम छू नहीं सकते। यहीं पर मानव भाषा का सबसे बड़ा हैक काम आता है, जिसे व्याकरण में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग बहुत चालाक है। वो सुख, वीरता या सुंदरता जैसी अमूर्त दशाओं या भावनाओं को लेता है और भाषा के अंदर उन्हें एक ठोस चीज की तरह ट्रीट करने लगता है। यानी जो चीजें सिर्फ एक अनुभव है, हम उन्हें एक नाम देकर वास्तविकता में ढाल देते हैं। एकदम सही। इसी वजह से हम जटिल आइडियाज पर चर्चा कर पाते हैं, क्योंकि अब वीरता हवा में तैरता कोई विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर बात की जा सकती है। अरे वाह, मतलब हमने एक अदृश्य चीज को पकड़कर उसे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ, बहुत दिलचस्प है। अब हमारे सोर्स मटेरियल में एक और डिवीजन है, सामान्य और विशेष के बीच का। हाँ, वो कॉमन और प्रॉपर नाउन वाला हिस्सा। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास नदी या पर्वत है और दूसरी तरफ गंगा या हिमालय। तो क्या ये सिर्फ कैटेगराइजेशन का तरीका है या इसके पीछे भी कोई गहरा लॉजिक है? देखो, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर का है। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, मेज या विद्यालय, ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? क्योंकि हमें हर एक कुर्सी को अलग से समझने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी जाति के लिए एक जनरल रूल बना लिया। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी या रामचरितमानस, ये भाषा के एंकर हैं। अच्छा, मतलब वो स्पेसिफिक है। हाँ, ये किसी विशेष प्राणी या स्थान की ओर इशारा करते हैं। जब हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देनी होती है, तब हम इन विशेष लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास जनरल कैटेगरी है और दूसरी तरफ एक तरह से वीआईपी पास। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इंसानी जीवन सिर्फ अलग-अलग वस्तुओं या व्यक्तियों से तो नहीं चलता, ये समूहों से चलता है। हमारे सोर्सेज में समुदायवाचक संज्ञा का जिक्र है, जैसे सेना, परिवार या दल। हाँ, कलेक्टिव नाउन। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है। मतलब 10 अलग-अलग सैनिक हैं, लेकिन जैसे ही वे साथ आते हैं, व्याकरण उन्हें सेना कह के एक सिंगल यूनिट मान लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग पैटर्न खोजता है। जब कई लोग या वस्तुएं खास तरीके से जुड़ती हैं, तो उनका व्यक्तिगत वजूद पीछे छूट जाता है और एक नया मैक्रो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एक चाबी सिर्फ चाबी है, लेकिन कई चाबियां मिलकर गुच्छा बन जाती हैं। एकदम सटीक उदाहरण। व्याकरण इस बात को समझता है कि एक परिवार या सभा सिर्फ कुछ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नई काम करने वाली इकाई है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा की, और ये कोई स्कूल का रटा रटाया व्याकरण का पाठ नहीं है, बल्कि आज का मिशन ये समझना है कि इंसानी दिमाग भौतिक दुनिया को कैसे देखता है। हाँ, और भाषा उसका आईना कैसे बनती है, क्योंकि भौतिक दुनिया सिर्फ उन चीजों से नहीं बनी है जिनकी कोई फिक्स बाउंड्री या आकार होता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग चीजों को दो तरह से प्रोसेस करता है। एक वो जिनकी कोई बाउंड्री होती है, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, और दूसरी वो जो लगातार एक बहाव या ढेर के रूप में होती है ना। बिल्कुल। और आज हम यही डिकोड करेंगे कि मापने, तौलने और गिनने का ये जो फर्क है, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारी सोच का एक बहुत गहरा हिस्सा है। तो अगर हम उस बेसिक नियम पर आएं जहां कहा जाता है कि हम किराने की दुकान पर जाकर 4 चीनी या 2 आटे नहीं मांगते,
हाँ, कोई ऐसा नहीं बोलता। बात तो सही है, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक उलझन है। हम अक्सर कैफे में जाकर कहते हैं ना कि भैया 2 कॉफी देना। हाँ, कहते तो है। अब कॉफी तो एक तरल पदार्थ है, कोई ठोस चीज तो है नहीं। फिर हम उसे कैसे गिन रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर सारा खेल समझ आता है। जब कोई 2 कॉफी कहता है तो वो असल में उस तरल पदार्थ को नहीं गिन रहा होता। अच्छा, तो फिर वो उन कप या गिलास को गिन रहा होता है जिनमें वो कॉफी रखी है। आप खुद सोचिए, अगर वही कॉफी गलती से फर्श पे गिर जाए तो क्या कोई उसे गिन सकता है? नहीं, तब तो वो बस एक फैला हुआ तरल बन जाएगा। एकदम सही। और व्याकरण में इसका एक बहुत ही सीधा नियम है। ऐसी कोई भी चीज, किसी भी पदार्थ का वो रूप जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन अलग-अलग इकाइयों में 1, 2, 3 करके गिना न जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाषा असल में चीजों की जो उनकी भौतिक अवस्था है, जी, उसको शब्दों में बदल रही है। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। अगर मैं हमारे स्रोत सामग्री के उदाहरणों को देखूं तो इसमें बहुत अलग-अलग तरह की चीजें शामिल हैं। मतलब तेल, घी, चीनी, कोयला, आटा, सोना, चांदी और गेहूं। हाँ, ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट देखने में बहुत अजीब लगती है ना। मतलब एक तरफ रसोई का बहने वाला तेल है, दूसरी तरफ पाउडर जैसा आटा है, और फिर एकदम ठोस धातुएं जैसे सोना और चांदी। कोयला भी इसी में है। सुनने में अजीब लगता है, हाँ, तो ये सब एक ही श्रेणी में कैसे आ गए? क्योंकि इन सब में एक वैज्ञानिक और भौतिक समानता है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, मैं इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाती हूँ। ये वो शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या चीज के भाव, उसकी दशा या स्थिति को बताते हैं। मतलब बात इस पर नहीं है कि कोई चीज भौतिक रूप से क्या है। एकदम सही। हाँ। बात इस पर है कि वो कैसी महसूस होती है या किस अवस्था में है। तो जैसे अगर मैं कहूँ दुख या पीड़ा या बचपन, हरियाली, सुंदरता। हाँ, हर्ष, शोक, शत्रुता या क्रोध, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक बात है जो मैंने नोटिस की, मतलब क्रोध और हरियाली दोनों को ही हम छू नहीं सकते, फिर भी ये दोनों एक जैसे शब्द तो नहीं लगते। बहुत सही पकड़ा आपने। और यहीं पर इसकी असली गहराई समझ आती है। इन शब्दों को ना हम बहुत ही तार्किक रूप से बांट सकते हैं। वो कैसे? देखिए, दुख, पीड़ा, हर्ष, शोक, शत्रुता और क्रोध, ये सब सीधे तौर पर हमारी अंदरूनी भावनाओं को दिखाते हैं, हमारे इमोशंस को। राइट। लेकिन बचपन वो एक अलग चीज है। वो तो उम्र का एक दौर है। बिल्कुल, वो जीवन की एक अवस्था है या कह लीजिए दशा है। और वहीं अगर हरियाली या सुंदरता की बात करें तो वो किसी जगह या चीज की क्वालिटी या स्थिति को बताते हैं। ओह, वाकई ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि ये चीजें असल में कहीं भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है। हाँ, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। वही ना, हम क्रोध को किसी डिब्बे में पैक करके तो नहीं रख सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये शब्द ना हो तो हमारी भाषा एकदम रोबोटिक और मशीनी हो जाएगी? 100%। मैं इसे एक बहुत ही आम से वाक्य से समझाती हूँ। मान लीजिए हम कहते हैं बुढ़ापा सब पर आता है। हाँ, ये तो जीवन का एक सच है। अब यहाँ बुढ़ापा जीवन की एक अनिवार्य अवस्था है। जरा सोचिए, बिना इस एक शब्द के हमें शरीर के ढलने, बालों के सफेद होने और उम्र बीतने की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को, बाप रे, वो तो बहुत ही यांत्रिक तरीके से समझाना पड़ता। बिल्कुल, ये एक छोटा सा शब्द समय के पूरे सच को अपने अंदर समेट लेता है। और अगर हम कहानियों या मान्यताओं की बात करें तो जैसे हम अक्सर सुनते हैं, दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। अब इसमें कोई इंसान तो लड़ ही नहीं रहा है ना, बुराई और अच्छाई के जरिए एक पूरा मॉरल मैसेज ही दे दिया गया है। यही तो इन शब्दों की असली ताकत है। आप एक बुरे इंसान को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, लेकिन बुराई वो अपने आप में एक सोच है, एक विचार है। एकदम। जब अच्छाई की विजय होती है तो वो किसी शरीर की जीत नहीं है, वो एक आइडिया की जीत है। क्या बात है। ये शब्द हमारी सोच को न सिर्फ चीजों से उठाकर विचारों के लेवल तक ले जाते हैं, जहां हम दुनिया को और बेहतर समझ पाते हैं। अच्छा, विचारों वाली बात तो मुझे पूरी तरह समझ आ गई, लेकिन एक चीज मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है। बताइए क्या? जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, अमित की लंबाई सुमित से कम है। अब लंबाई नापने के लिए तो मेरे पास इंच टेप है, मैं उसे बाकायदा नाप सकता हूं। तो फिर ये लंबाई भाववाचक संज्ञा कैसे हो गई?
ये तो फिजिकल हुई ना। यहाँ थोड़ा सा फर्क समझना होगा। जिस इंसान को नापा जा रहा है, मतलब अमित या सुमित, हाँ, वो तो इंसान है। और जो इंच टेप आप इस्तेमाल कर रही हैं वो भी फिजिकल है, लेकिन लंबाई कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकें। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। एकदम सही। वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को समझने का एक पैमाना है। इसीलिए ये एक स्टेट या स्टेट को बताने वाली भाववाचक संज्ञा है। ओह, अब क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये सिर्फ ग्रामर के नियम रटने वाली बात नहीं है। ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत की जान है। बिल्कुल। इनके बिना तो हम दुनिया को बस एक मशीन की तरह देखते। हाँ, जहां हम अपने अनुभव, अपना दर्द, खुशी या अपने उसूल किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। सही बात है। हमारी भाषा में जो अर्थ है, जो इंसानियत है, वो इन्हीं से आती हैं। बिना इसके हम सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले कंप्यूटर बनकर रह जाते। वाकई। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प विचार सामने आता है। वो क्या? हमने स्रोत में देखा कि विजय, अच्छाई, बुराई, आज़ादी, ये सब अमूर्त हैं, भाववाचक हैं। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि मानव इतिहास को दिशा देने वाली और इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें असल में वही हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों से छू तक नहीं सकते? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और इसी विचारों तीजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हाँ। सोचने वाली बात है कि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असरदार होता है।